तो ये बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में जो भी स्टूडेंट है ना, तो ये उनका सेमेस्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है बेटा। मतलब पैरामीशियम का मैंने पहला पार्ट डाल दिया है, ये पैरामीशियम का दूसरा टॉपिक है। और इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ पैरामीशियम में जो रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और आस्मो रेगुलेशन, ये तीन प्रोसेस। तो जैसा कि आपको मालूम है ना कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए या और एनिमल हो गए, इनमें सारे सिस्टम है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम हम लोगों में नहीं होता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इनमें सिंगल सेल होती है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ एक ही सेल है, सिंगल सेल। इसी सेल के थ्रू ये रिस्पायरेशन कैसे करेंगे, एक्सक्रीशन कैसे करेंगे और आस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस इनमें पाया जाता है। देखिए इनमें सिस्टम नहीं है, ये बात आप समझिएगा। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोगों के लंग्स आता है, ट्रेकिया आता है, ठीक, नेज़ल चैम्बर आते हैं, एक्सक्रीशन में किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, ये सारे मतलब सिस्टम नहीं है, मतलब इनमें प्रोसेस हो रहा है लेकिन सिस्टम नहीं है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत सी जगह पर यह है कि सिस्टम प्रोसेस बता देते हैं बट ये नहीं बताते कि डिफरेंस क्या है। तो अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें यानी पैरामीशियम में रिस्पायरेशन कैसे होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी बुक से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें रिस्पायरेशन में इतना ही लिखना है आपको। मैं नोट्स भी यहाँ पर दे रहा हूँ सामने, तो आप देख के नोट्स भी कर सकते हैं। इंग्लिश में नोट्स हैं और इंग्लिश हिंदी मिक्स में मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो मेरे लेक्चर को सुन के नोट्स बना सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले कॉन्सेप्ट को समझ के और ये जो इसमें स्क्रीन में दिया गया है इसको नोट कर सकते हैं। तो पहले मैं रिस्पायरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो जो पैरामीशियम में रिस्पायरेशन है, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, तो मैं जूम करके यहाँ पर पहले डायग्राम से आपको क्लियर करूँगा। तो रिस्पायरेशन में जनरली क्या होता है, जो इसके चारों तरफ वाटर होगा, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है ना, चारों तरफ वाटर है, तो इस वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी, ठीक है। प्योर वाटर होता है तो पानी में H2O फार्मूला होता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी डिज़ोल्व है। तो ये ऑक्सीजन जो है, पैरामीशियम की जो ये जनरल बॉडी सरफेस, इसको पेलिकल बोलते हैं। तो इसके थ्रू अगर आप देख रहे होंगे तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर चली गई, डिफ्यूज़ हो गई, और अंदर जो CO2 है वो इसी पेलिकल के थ्रू बाहर आ गई। तो इसी को बोलते हैं गैसियस एक्सचेंजमेंट। जैसा कि हम लोगों में होता है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ओके। तो ऐसा ही सेम इसमें होता है। तो इस तरीके के प्रोसेस में जो गैसियस एक्सचेंजमेंट हो रहा है इसी को बोल देते हैं रिस्पायरेशन। अब थ्योरी के पॉइंट अगर आप देखिएगा, एक एक पॉइंट इसमें क्लियर करता हूँ। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द सराउंडिंग वाटर इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड आउट बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। वही मैंने बताया कि ये जो जनरल बॉडी सरफेस है जो बेटा पेलिकल की बनी है, उसमें डिफ्यूज़न का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट की तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि घर में कहीं पर भी स्प्रे आप छोड़िए कॉर्नर पर, दूसरी साइड में आपको स्मेल आ जाती है। तो जहाँ पर स्प्रे छोड़ा जाता है वहाँ कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है, दूसरे साइड में कम होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन है चारों तरफ इस वाटर में, वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसके अंदर कम है, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ इसकी बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए CO2 बाहर आ गई। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है गैसेस का, इसी को रिस्पायरेशन कहते हैं। इस तरीके से पैरामीशियम अपना रिस्पायरेशन कंप्लीट करता है। तो ये बेटा पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब इसके दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं, डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो इसकी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो ये फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है। देखिए पहले समझ लीजिए, पैरामीशियम जो फूड खाता है, एक मिनट यहाँ से, तो ये इसका जो आप समझ लीजिएगा इसका माउथ है, इसको साइटोफाइज बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल आते हैं
ये इसका फूड वैक्यूल उसमें पैक हो जाते हैं और फिर ये फूड वैक्यूल इस तरीके से मूव करता हुआ पूरी बॉडी में जलता है। अब फूड वैक्यूल ये और उसके अंदर ये कोई भी पार्टिकल है फूड, वो डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसको बोलते हैं साइटोफाइज, ठीक है। तो यहाँ पर फूड वैक्यूल आ जाता है। ओके, तो इस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी फूड मटेरियल है वो इस प्रोसेस के थ्रू पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब डाइजेस्ट के इसी प्रोसेस में होता क्या है कि पैरामीशियम की बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरे भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये अमोनिया लिखा है, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ओके, जैसे हम लोगों की बॉडी में यूरिया बनता है ना, ऐसे ही इनमें भी होता है। और ये एक्सक्रीटरी मटेरियल मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैरामीशियम बॉडी में कोई सिस्टम नहीं होता है। जैसे हम लोगों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन में किडनी और उसके बाद में जो भी यूरिन बनती है यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसमें इसी बॉडी सरफेस के थ्रू, ये जो बॉडी सरफेस आप देख रहे हैं जनरल बॉडी सरफेस, इसी के थ्रू ये अमोनिया डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। अब प्रोसेस बेटा वही है, डिफ्यूज़न। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन अमोनिया का कम, तो मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर गए। इस तरीके से क्या होता है कि जो पैरामीशियम में एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं वो बॉडी के बाहर इलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया। ओके, ये इसके थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्मो रेगुलेशन। पहले तो आप समझिए आस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है। जैसे आप अगर इन पॉइंट्स को देखेंगे तो पैरामीशियम लाइव इन फ्रेश वाटर, इट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू इट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब पैरामीशियम की बॉडी के अंदर पानी लगातार जाता रहता है, अंदर की तरफ पहुंचता रहता है। टू इंश्योर दैट द एंट्री ऑफ टू मच वाटर डू नॉट एक्सप्लोड इट अवे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट। और फिर ये जब वाटर लगातार अंदर जाता रहेगा तो इसको किस तरीके से बाहर निकालना और पैरामीशियम किस तरीके से बॉडी के अंदर वाटर के कंटेंट को कंट्रोल करता है, यानी ज़्यादा पानी ना हो पाए। तो द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन रेगुलेटिंग द ऑस्मोसिस एंड दस दे हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, वो बेटा वाटर के आवागमन, मतलब जैसे ज़्यादा वाटर अंदर चला गया तो उस वाटर को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने अंदर ले लेगा और वो वाटर को शरीर के बाहर कर देगा। तो जिससे उस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है वो बना रहता है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वाटर चला गया तो बॉडी उसकी बस्ट कर जाएगी, तो ये नहीं होने पाता। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये मैंने तीनों पॉइंट बता दिए। अब जरा डायग्राम से मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। आप अगर पैरामीशियम की बॉडी में मैं अगर एक डायग्राम इस साइड में बनाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ये पूरा प्रोसेस दिया गया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जैसे ये मान लीजिए पैरामीशियम का बड़ा बना रहा हूँ, ये पूरा पैरामीशियम है, आप समझिए। पैरामीशियम की बॉडी में दो तरीके के यहाँ पर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया। तो एक्चुअली में ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ ये जो ऐसे दिए रहते हैं इनको रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। तो जब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल श्रिंक होता है और पानी बॉडी में ज़्यादा जा रहा है तो बेटा क्या होता है, ये पानी इसके अंदर से इसमें पहुँच जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, पोर्स ओपन एंड द वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये फुल वैक्यूल है, मतलब पानी इसके अंदर फिल है। और उसके बाद में ये आपका एम्प्टी वैक्यूल है, यानी यहाँ देखिए पानी इसके अंदर नहीं है। तो जब वाटर इसकी बॉडी में ज़्यादा आ जाता है तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पानी इसके अंदर ज़्यादा आ गया, अब ये पानी निकालेगा कैसे। तो बेटा ये क्या करता है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, जब इसके अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फुल हो जाता है और ये बॉडी के साइड में जाके यहाँ पर जाके बस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जो पानी होगा वो इसकी बॉडी से ऐसे बाहर निकल जाता है। फिर कंट्रैक्टाइल ये नॉर्मल शेप में ऐसे आ जाता है। तो अब इसका पूरा प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एम्प्टी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। रेडियल कैनाल टेक अप वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। अब ये जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं रेडियल कैनाल। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इसके अंदर पानी चला गया, बहुत सारा पानी इसके अंदर बॉडी के अंदर आ गया है, ठीक है। तो अब ये जो रेडियल कैनाल आपको दिख रही हैं, ये जो मैंने अभी बताई, ये साइड में ये सब रेडियल कैनाल है।
पहले पानी इनमें जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म से ये पानी रेडियल कैनाल में चला जाएगा। अब रेडियल कैनाल अगर आप देख रहे हो तो स्वेलअप हो गई। इन रेडियल कैनाल से पानी कहाँ पर चला जाएगा, अब वैक्यूल में चला जाएगा। वैक्यूल देखिए फूल गया। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि रेडियल कैनाल में पानी पहले था लेकिन अब नहीं है। अब पानी कहाँ चला गया, इसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर। और जब वैक्यूल फूल गया, अब ये पैरामीशियम के अंदर जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, वो ये बॉडी है, इस बॉडी में यहाँ पर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पहुँच जाएगा साइड में और यहाँ पर जाके बस्ट हो जाएगा। तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा और ये फिर बेटा इस नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा वाटर बैलेंस करता है अपने अंदर, ओके, कि किस तरीके से वाटर अगर ऑस्मोसिस के थ्रू इसकी बॉडी में ज़्यादा आ रहा है तो उस वाटर को पहले साइटोप्लाज्म में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में लेगा पानी और फिर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से किस में जाएगा, वैक्यूल में जाएगा। वैक्यूल स्वेलअप हो जाएगा। अब वो वाटर क्या करेगा, इस वैक्यूल को ले जाएगा पैरामीशियम की साइड में यानी साइटोफाइस के पास, यानी कि पेलिकल के पास, बॉडी के पास, वहाँ जाके बस्ट हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा जो वाटर है बेटा, वो वाटर इसकी बॉडी में बैलेंस रहता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। चलिए, ये मैंने तो आपको तीनों थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिए। अब आ जाता है क्वेश्चन। मैंने कहा था ना लेक्चर के साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा बेटा। अब अगर आपसे ऑस्मो रेगुलेशन क्वेश्चन आएगा तो सीधे ये 2 या 3 मार्क्स में पूछते हैं। इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने का तरीका है कि आप पहले ये डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सक्रीशन के लिए और रिस्पायरेशन के लिए ये दो सेम डायग्राम, ठीक है, सेम डायग्राम है। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें तीनों प्रोसेस बताए गए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें अगर ऑक्सीजन और CO2 का देखेंगे तो रिस्पायरेशन है, अगर अमोनिया का देखेंगे तो एक्सक्रीशन है, और अब अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है और ये मूव करके यहाँ पर पहुँचा है, बस्ट हुआ है। ये जो मैंने अभी बताया यहाँ पर 3 डायग्राम के थ्रू बताया गया, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है। तो ये कंप्लीट डायग्राम तीनों चीज़ें के बारे में बताता है, बट सेपरेटली अगर ऑस्मो रेगुलेशन आ रहा है तो लास्ट वाला डायग्राम आप बना के अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए, कई बार देखिए, तब आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपने एक ही बार में जल्दबाजी की तो देखिए, बिना पूरा वीडियो सुने समझे देखे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए। एक तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बता दिया, दूसरा मैंने पैरामीशियम के ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। कंजुगेशन हो गया, ऑटोगेमी हो गई, ठीक है, उसमें 3 तरीके के प्रोसेस हैं, वो मैं वहाँ पर कंप्लीट करूँगा विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना। होपफुली अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक जनरल बात है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ वीडियो देखा जा रहा है, तो फिर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।